फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हम और उसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला चैप्टर कर रहे थे। नॉर्दर्न माउंटेन्स देख चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स देख चुके हैं, प्लेट्यू देख चुके हैं और आज वाले वीडियो में रिमेनिंग फिजिकल फीचर खत्म करेंगे जिसमें डेजर्ट आ जाएगा, कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे और आइलैंड्स आ जाएंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हो पुराने पार्ट्स या पुराने वीडियोस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हो, नहीं तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। अभी स्टार्ट करते हैं थार डेजर्ट से, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। ओके, ये देखिए ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा होगा, ये अरावलीज के नॉर्थ वेस्ट में। सो इट लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में ये फैला हुआ है। फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया तक ही सीमित नहीं है, आगे भी एक्सटेंड होता है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाने का काम करता है। यहाँ पे आपको डेजर्ट वाले एरिया की बाउंड्री नेचुरली बन जाती है। ओके, अब इंडिया की भी बात करें तो ये जो डेजर्ट है थार डेजर्ट, ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये आसपास के स्टेट्स में भी थोड़ा थोड़ा एक्सटेंडेड है। जैसे थोड़ा पार्ट गुजरात में भी आता है, थोड़ा पंजाब साइड में भी आता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो राजस्थान में सीमित है, दैट इज 60 to 61% अप्रॉक्सीमेटली। अब देख लेते हैं आसपास बाउंड्री किस किस चीज़ से इसकी हो रखी है, राइट। सो यहाँ अगर आप देखोगे इसके नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में तो ये इंडस रिवर वाला इलाका है, ये प्लेन्स हैं इंडस रिवर के, राइट। तो इस तरफ डेजर्ट आ गया और यहाँ इसकी नेचुरल बाउंड्री हो जाती है। यहाँ कौन से प्लेन्स हैं? इंडस रिवर प्लेन्स या सिंधु नदी के समतल मैदान यहाँ आ जाते हैं। सो प्लेन्स, ऑलराइट, सो वेस्ट साइड में प्लेन्स हैं। देन अगर आप बात करोगे नॉर्थ की या नॉर्थ ईस्ट की, यानी उत्तर या उत्तर पूर्वी भाग की, तो यहाँ पे ये पूरा पंजाब प्लेन्स वाला हिस्सा है ना। तो पंजाब प्लेन्स यहाँ आ जाएंगे। फिर आप देखो इस साइड साउथ ईस्ट, राइट, दक्षिण पूर्वी साइड, तो यहाँ पे अरावली आ रखे हैं। और नीचे इधर साउथ में देख लो तो ये रण ऑफ कच्छ आ गया। ठीक है, तो चारों तरफ से ये अलग तरह के क्या हम उसको बोलें, अलग तरह के फीचर्स से घिरा हुआ है। यहाँ पे इंडस प्लेन्स आ गए, दो तरफ प्लेन्स है, यहाँ इंडस प्लेन्स आ गए, यहाँ पे पंजाब प्लेन्स आ गए, यहाँ अरावली आ गई और यहाँ रण ऑफ कच्छ आ गया। ओके, और बीच में ये थार डेजर्ट आ रखा है। ओके, देन इसकी स्लोप हम देख लेते हैं। तो इसकी ढलान दो तरफ है। अगर हम नॉर्थ स्लोप की बात करें, इसका जो उत्तरी भाग है वो टुवर्ड्स सिंध झुका हुआ है, सिंध की तरफ। और अगर हम साउथ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट की बात करें तो वो टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ झुका हुआ है। ठीक है, चलिए फिर रेनफॉल, तो पूरे थार डेजर्ट की एवरेज रेनफॉल जो है वो बिलो 150 mm होती है, मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पे होती है। और ये इसीलिए डेजर्ट वेजिटेशन और ये सब यहाँ पाए जाते हैं। चलिए, अब ऐसा माना जाता है कि जो थार डेजर्ट है वो हमेशा से डेजर्ट नहीं था, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो हमेशा से डेजर्ट नहीं था, राइट। मीजोजोइक एरा में, जिसे हम हिंदी में मध्यजीवी महाकल्प भी बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे सी या समुद्र हुआ करता था और विथ टाइम उस समुद्र के हटने से फिर ये डेजर्ट के रूप में एग्जिस्ट होने लगा। क्यों हटा, कैसे हटा, उसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी मैं बता देती हूँ कि जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी टकराई थी अर्थ से तो उस समय जो समुद्र था वो वहाँ से हट गया। और बहुत से वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से होकर के बहती थी, जैसे कि गंगा जितनी बड़ी नदियाँ भी, ओके, सरस्वती के बारे में भी कहा जाता है, तो वो नदियाँ भी यहाँ बहा करती थी। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से सब कुछ चेंज हो गया और धीरे धीरे यहाँ डेजर्ट बनने लग गया। तो ये कुछ एक अलग थ्योरीज हैं जो मैंने क्रक्स में आपको बता दी हैं। सो मेन तो ये प्रूव हो रखा है कि मीजोजोइक एरा के टाइम में यहाँ पे सी था, बहुत सी थ्योरीज ने प्रूव किया है, रिसर्चेस ने प्रूव किया है। अब इसका एविडेंस क्या है? देखो, जैसलमेर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जो टुवर्ड्स पंजाब बॉर्डर पड़ता है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है। तो यहाँ पे एक है आकल वुड फॉसिल पार्क, राइट, वुड फॉसिल्स रखे जाते हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं उनके फॉसिल्स रखे जाते हैं। और दूसरा है मरीन डिपॉजिट्स ब्रह्मसर में। तो ब्रह्मसर के मरीन डिपॉजिट्स और आकल फॉसिल पार्क के वुड डिपॉजिट्स जो हैं या वुड फॉसिल्स जो हैं, उनसे ये एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे पहले सी हुआ करती थी और बड़े बड़े पेड़ भी हुआ करते थे एक टाइम पे, जैसे कि जामुन ट्री, उनके फॉसिल्स यहाँ प्रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, ये देखो एक पिक्चर मैंने आपके लिए लगाया है, ये
जब आप ट्री को कट करते हो तो अंदर रिंग्स बनी हुई होती है, वो रिंग्स उस ट्री की एज बताती हैं। तो ये जो ट्री है बहुत पुराने ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के ट्रीज़ के फॉसिल्स हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पे हमेशा से रेगिस्तान नहीं था, क्योंकि रेगिस्तान में बड़े बड़े पेड़ नहीं हो सकते हैं, और ये जो पेड़ हैं ये डेफिनेटली उस टाइम के हैं जब यहाँ रेगिस्तान नहीं था। ऑलराइट, जो वुड फॉसिल्स हैं वो अप्रॉक्स 180 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ओके, तो उस समय यहाँ बड़े पेड़ हुआ करते थे, उससे भी पहले समुद्र हुआ करता था, ये सारे रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। अब अगर आप थार डेजर्ट की बात करो तो ऊपर तो आपको मिट्टी और रेगिस्तान दिखता है, लेकिन अगर आप इसके रॉक स्ट्रक्चर की बात करो, अंदर जो इसका जो फिजिकल फीचर है वो एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ही है। जो हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू पूरा पढ़ा उसी का वेस्टर्न एक्सटेंशन, अरावली तक आ रहे थे, है ना, तो उसी का वेस्टर्न एक्सटेंशन ही है थार डेजर्ट। और ऊपर का जो हिस्सा है वो क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो वो प्लेट्यू के ऊपर का हिस्सा पूरा इरोड होके, कट फट के, मिट्टी की बन के और पूरा उसने कवर कर लिया है। अगेन दिस इज वन ऑफ द रिसर्चेस। नेक्स्ट, अब अगर हम डिवीजन ऑफ थार डेजर्ट की बात करें तो जो वेस्टर्न थार है यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा है वो मरुस्थली कहलाता है, क्योंकि वो कंप्लीटली एरिड है। राइट, वहाँ पे उसको डेडलैंड, मरुस्थली का मतलब डेडलैंड होता है, यानी वहाँ कुछ भी उपजाऊ जगह नहीं होगी, आपको वेजिटेशन सारी ऐसी मिलेगी जो बिना पानी के सर्वाइव कर सकती है, कैक्टस की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। ओके, सो जो वेस्टर्न साइड है वो कम्प्लीटली एरिड है और उसको मरुस्थली बोलते हैं। जो ईस्टर्न साइड है यानी जो पश्चिमी साइड है उसको, वो सेमी एरिड है, पूरी तरह से रेगिस्तानी इलाका नहीं है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी ही मिट्टी बिछी हुई आपको दिखेगी, सैंड ड्यून्स दिखेंगे, नहीं, ये सेमी एरिड है और इसको बागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागड़ या बागड़। ओके, और इसमें नीचे तो सारे आपको रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर पतली सैंड की लेयर होगी। मतलब मिट्टी तो राजस्थान में हर जगह है, लेकिन मरुस्थली इज कम्प्लीटली एरिड, पूरी तरह से डेजर्ट वेजिटेशन आपको मिलेगी, डेजर्ट क्लाइमेट मिलेगा, और जो ईस्टर्न साइड है वो सेमी एरिड है। ऑलराइट, अब अगर आप बागड़ की बात करो तो देखो बागड़ हिस्सा जो है, यहाँ आप देख लीजिए एक बार मैप में, ये देखो, ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, ये तो पूरा मरुस्थली हो गया, वेस्टर्न वाला सॉरी, और ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ये सेमी एरिड है। ओके, बागड़ जिसे हम बोलते हैं। सो अब अगर आप बागड़ की बात करोगे तो उसमें जो सदर्न रीजन है वहाँ पे एक नदी जाती है, लूनी रिवर। जब हमने रिवर्स पढ़ी थी तो देखा था लूनी रिवर। ओके, ये एकमात्र सिग्निफिकेंट नदी है, बाकी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं और सूख जाती है या गायब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ मानसून के टाइम में निकलती हैं, गर्मी की वजह से सूख जाती हैं। और अगर आप बागड़ के ही नॉर्दर्न रीजन की बात करोगे तो वहाँ पे सॉल्टी लेक्स हैं जिनको कि हम ब्रैकिश वाटर लेक्स भी बोलते हैं, जैसे कि सांभर लेक है। ओके, अब देखो थार डेजर्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ सैंड ड्यून्स बनते हैं। हाँ, सैंड ड्यून्स, अब सैंड ड्यून्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस तरह का सैंड ड्यून कौन सी शेप बनाता है एंड ऑल दैट। तो मेजर बहुत तरह के सैंड ड्यून्स होते हैं ऐसे तो, पर मेजर जो हैं वो लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स देख लीजिए आप, ये हो गए, जब दोनों साइड से विंड्स आती हैं तो जितनी भी मिट्टी है जो बारू रेत होती है वो एक लंबी लाइंस में, ऐसी लंबी लाइंस में इकट्ठी हो जाएगी। राइट, दोनों साइड से जब विंड्स आती हैं, और इनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, क्योंकि लंबी लंबी लाइंस बनाते हैं। फिर दूसरा होता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, जो कि इस तरह के शेप्स बनाएंगे। राइट, जब हवा इस डायरेक्शन में जाती है तो ये बीच बीच में से मिट्टी आगे ले जाएगी और थोड़ी थोड़ी जगह पीछे रह जाएगी, ट्रांसवर्स। राइट, और लास्ट जो जिसके ऊपर अधिकतर बार क्वेश्चन आता है वो होते हैं बरखान। राइट, और ये क्रिसेंट शेप होते हैं, क्रिसेंट यानी हाफ मून के शेप के। ओके, अब कई बार इसमें विंड डायरेक्शन पूछ लिया जाता है, विंडवर्ड साइड कौन सी है, लीवर्ड साइड कौन सी है, तो विंड डायरेक्शन ऐसे होगा, ये वाली जो साइड है दिस इज विंडवर्ड साइड, और ये जो अंदर आ रखा है जहाँ पे डिप्रेशन है वो लीवर्ड साइड है, यानी हवा वहाँ नहीं पहुँचती है, यहाँ से हवा जाती है और मिट्टी को इस तरह से शेप दे देती है। ओके, डिटेल्स अभी इतनी ही बताएंगे क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सैंड ड्यून्स के ऊपर चैप्टर नहीं है। सो आपको तीनों टाइप समझ में आ गए, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और क्रिसेंट शेप। ठीक है, और क्रिसेंट शेप को ही बारचांस या बरखान बोलते हैं। फाइन, चल लो।
अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ देखने को मिलते हैं जिनके बारे में भी सवाल आ सकता है कि थार डेजर्ट में किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं। तो मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स क्या होते हैं, ऊपर इनकी एक बहुत राउंडेड सरफेस होगा और नीचे विंड इरोजन और इन सब की वजह से ये कर्व्ड स्लैंट कर्व्ड या फिर पिचकू हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ मशरूम। मशरूम देखा है ना, मशरूम भी इसी तरह का होता है, राइट। सो इसलिए इनको मशरूम रॉक्स कहते हैं, क्योंकि नीचे वाले इस हिस्से में इरोजन होने की वजह से, बिकॉज ऑफ विंड, है ना, कटिंग हो गई है रॉक की और इस तरह का शेप हो जाता है। नेक्स्ट इज ओएसिस। ओएसिस आप सबको पता होगा, जहाँ बीच में पानी भर जाता है और आसपास पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो ये 3 तरह के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स मिल जाएंगे, मशरूम रॉक्स मिल जाएंगे, ओएसिस मिल जाएगा। शाबाश। अब हम आते हैं, थार डेजर्ट समझ में आ गया। क्या क्या पढ़ लिया हमने। थार डेजर्ट मेनली राजस्थान में 61% राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना देता है। और किस किस साइड से, इधर प्लेन से घिरा हुआ है, इंडस के ऊपर पंजाब के प्लेन से घिरा हुआ है, फिर अरावली से और नीचे रन ऑफ कच्छ से। उसके बाद में हमने इसका थोड़ा फॉसिल वगैरह की बात की थी। और आकल वुड फॉरेस्ट, आकल फॉसिल कहाँ पर है, आकल बताया तो था, पार्क, वुड फॉसिल पार्क, है ना, कहाँ पर है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आकल जैसलमेर आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। मरीन डिपॉजिट्स भ्रमसर के पास। ये क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने वापस एक बार आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम कोस्टल प्लेन्स पे। ऑलराइट, इंडिया का जो सदर्न टिप है, तो यहाँ पे हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पढ़े थे, हाँ। तो इन घाट्स और ये कोस्ट, बिल्कुल समुद्र के बीच का ये जो एरिया है ना, ये घाट्स और ये महासागर, दैट इज द ओशन, इनके यहाँ बे ऑफ बंगाल आ जाएगा या अरेबियन सी आ जाएगी। तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो इलाका होगा दैट इज द ईस्टर्न प्लेन्स, और वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच का जो इलाका होगा दैट विल बी द ईस्टर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ओके। सो कोस्ट पे जो मैदान होंगे उनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। सो इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विथ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन सी कंट्री बनाती है, इंडिया बनाती है। कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। प्लेन्स लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, मैंने अभी बताया, नैरो बेल्ट है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले ये नैरो होते हैं, कम चौड़े होते हैं। अराउंड 10 to 15 किलोमीटर इनकी एवरेज विड्थ है। उसमें भी जो सेंटर वाला हिस्सा है पूरे प्लेन्स में, जो बीच वाला हिस्सा है वो ज़्यादा नैरो है, नॉर्थ में और साउथ में थोड़े ब्रॉड हैं, ओके। 1500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। गुजरात में सूरत के साउथ से स्टार्ट होते हैं। अभी मैं इसकी क्लैरिटी और दूंगी, अभी इतना समझो, ठीक है। अगर हम बात करें सूरत के साउथ से लेकर के और टिप ऑफ इंडिया कन्याकुमारी तक, राइट, तो सूरत टू केप कॉमोरिन या कन्याकुमारी, इनकी लंबाई टोटल कितनी है, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर्स, ओके। देन यहीं से क्यों लिया है, सूरत से ही, या सूरत के साउथ से ही क्यों लिया है, ऊपर वाला हिस्सा गुजरात का क्यों नहीं कवर किया, कोस्ट तो वहाँ भी बनती है, वो अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। सबमर्ज्ड प्लेन्स का टाइप है ये। वेस्टर्न घाट्स आर सबमर्ज्ड, ईस्टर्न घाट्स आर एमर्जेंट प्लेन। सबमर्ज्ड प्लेन यानी कि जो पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा है और जो पानी है वो बिल्कुल एजेस तक आ जाता है, ओके। सबमर्ज्ड प्लेन्स हैं, नेचुरल कंडीशंस देते हैं हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए। बहुत आगे तक पानी में कॉन्टेंट जो हमारा लैंड है वो एक्सटेंडेड नहीं है, ओके, डूबे हुए हैं, यानी कि पानी पास तक आ जाता है और इसलिए हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए जगह मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि द्वारका सिटी, द्वारका जो कृष्ण जी की नगरी थी ना द्वारका, वो वेस्टर्न घाट्स पे ही, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे ही थी और सबमर्ज हो गई थी, ठीक है। सो द्वारका का रिलेशनशिप कौन से कोस्टल प्लेन से है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, ओके। अब देखो, वैसे तो दी आर वेरी नैरो बेल्ट है, लेकिन अगर कहीं वाइडेस्ट, बहुत ज़्यादा वाइड विड्थ है इनकी, तो वो है बॉम्बे हाई फील्ड, जहाँ पर है, दैट इज ऑफ कोस्ट ऑफ मुंबई। अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर तक ये आगे एक्सटेंड होते हैं और वहाँ पे ही मुंबई हाई
फील्ड बना रखी है जहाँ ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये ऐसे एरियाज होते हैं ना जहाँ रिवर्स भी आके अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, जो ओशंस हैं वो भी इरोजन कर देते हैं लैंड का। तो ये एरिया जो होता है जिसके ऊपर हल्का हल्का पानी होता है और लैंड भी आगे तक खिंचा है, वहाँ पे अधिकतर ऑयल्स जो होते हैं वो नेचुरल ऑयल्स एंड ऑल, पेट्रोलियम एंड ऑल, ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल। सो वाइडेस्ट कहाँ है? बॉम्बे हाई फील्ड के यहाँ पे है, ओके। अब देख लीजिए जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे रिवर्स जो आती हैं, हम पढ़ चुके हैं रिवर्स में, ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। सो दे विल बी मेकिंग एस्चुरी, और ये जो एस्चुरीज होती हैं ये क्या बोलते थे इसको? ज्वार नदी मुख एस्चुरी, है ना। और यहाँ पे पिस्सी कल्चर या मत्स्य पालन होने के लिए आइडियल लोकेशन होती है, यानी कि आप फिशेस को कल्चर कर सकते हो, उनको एक तरह से ब्रीडिंग कर सकते हो। जैसे फसलों की खेती होती है ना, ऐसे जब आप फिशेस का नंबर बढ़ाते हो, फिशेस को पालते हो, सो दैट इज कॉल्ड पिस्सी कल्चर, राइट। इंपॉर्टेंट रिवर्स जो वेस्टर्न प्लेन्स की तरफ आएंगी, तो नर्मदा, तापी, माही और साबरमती हम पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न कोस्ट में आकर के अरेबियन सी में मिलती हैं। मेजर नेचुरल पोर्ट्स यहाँ पे कौन कौन से देख लीजिए, कांडला, माजागांव, जेएलएन पोर्ट, नावाशेवा, मार्मागांव, मैंगलोर और कोचिन। तो कौन से पोर्ट कौन सी साइड है ये सवाल में बन सकता है, दैट इज वाई यू मस्ट नो द नेम। सिर्फ थोड़ा सा हिंट ले लो कि कोचिन, जब हम पोर्ट्स पढ़ेंगे, पोर्ट्स भी अलग से हमें पढ़ने हैं, सी पोर्ट्स, तब इनकी डिटेल आएगी। अभी तो आप सिर्फ नाम थोड़ा सा ध्यान कर लो कि ये सारे पोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न प्लेन्स या वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ते हैं, ओके। अब आ जाओ मैप पे, देखो ये पूरा आपको हिस्सा दिख रहा है। हमने जो बात की थी ना, सूरत से लेके और कन्याकुमारी तक की हमने लेंथ देखी थी, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना गुजरात वाला, ये प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। तो इसको कोस्टल प्लेन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग प्लेन्स नहीं भी मानते हैं, ठीक है। कुछ जियोलॉजिस्ट नहीं मानते, लेकिन विथ टाइम ये है तो प्लेट्यू का हिस्सा ये पूरा, लेकिन विथ टाइम इनकी हाइट बहुत कम हो गई है, दे आर एज गुड एज प्लेन्स नाउ, ओके। सो इसलिए इनको कुछ लोग कोस्टल प्लेन में काउंट करते हैं, जिसमें कि अभी आप देखोगे कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट है। पश्चिमी तट की बात करें तो जो पूरी वेस्टर्न कोस्ट है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। सबसे पहला ये जो गुजरात की कोस्ट पड़ती है, जो ऊपर वाली है दैट इज कॉल्ड कच्छ, ओके, और जो नीचे वाली है दैट इज कॉल्ड काठियावाड़ कोस्ट। सो कच्छ कोस्ट एंड काठियावाड़ कोस्ट, एक तो ये डिवीजन हो गया ऑफ गुजरात। तो गुजरात कोस्ट कुल मिला के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहला दिया? गुजरात कोस्ट। एक डिवीजन तो ये हो गया। गुजरात कोस्ट में कौन कौन सी पड़ती है? कच्छ और काठियावाड़, ओके। दूसरा, अब आएगी कोंकण कोस्ट, है ना। कोंकण कोस्ट आएगी, ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, कर्नाटका का बहुत थोड़ा सा हिस्सा कवर होता है, बट देन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका तक ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो ये हो गई कोंकण कोस्ट, जिसमें मुंबई मेजर सिटी, मेजर कोस्टल एरिया आ जाता है। लार्जेस्ट सिटी इज मुंबई ऑन दिस कोस्ट, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फाइन। तीसरी आती है कर्नाटका में, है ना, जिसे हम कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता दूं, इस कोस्ट को गोवन कोस्ट भी कहा गया है इन एनसीईआरटी क्लास 11, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। बाय चांस कभी क्वेश्चन बन जाए गोवन कोस्ट और कर्नाटका के बीच में तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कर्नाटका, कन्नड़ कोस्ट। और सबसे लास्ट में ये जो केरला वाला हिस्सा है, यहाँ पे आती है मालाबार कोस्ट, और जहाँ मेन पोर्ट्स हैं कोची या कोचिन पोर्ट, ठीक है। जब हम पोर्ट पढ़ेंगे तब देख लेंगे वो तो। सो आपको समझ में आ गया 4 डिविजन्स। एक हमने गुजरात कोस्ट किया जिसमें कच्छ और काठियावाड़ हो गया, उसके बाद में हमने कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ठीक है। कन्नड़ कर्नाटका, मालाबार केरला, और जो कोंकण है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का थोड़ा सा हिस्सा लेता है, फाइन। मैप पे भी दिख गया, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब फटाफट से एक और फीचर देख लेते हैं वेस्टर्न कोस्ट का, दैट इज बैक वाटर्स, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्ट है, पर्टिकुलरली जो मालाबार कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में मालाबार कोस्ट, केरला वाला हिस्सा, वो फेमस है अपने बैक वाटर्स और लगून्स के लिए, जिनको कि यहाँ कायल कहा जाता है, ओके। बैक वाटर्स यानी जो नदी जो पानी लाती है ना, जिनमें करंट्स नहीं होते, यानी वो आगे बह के नहीं जाते हैं, दे आर कॉल्ड बैक वाटर्स, है ना। वो आगे जाके मिले नहीं, पीछे रह गए, सो बैक वाटर्स, आप ऐसे याद रख लो। सो दीज आर, देखो, ब्यूटिफुल बैक वाटर्स ऑफ केरला, टूरिज्म को बहुत अट्रैक्ट करते हैं।
फिशिंग के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए, यानी अंदर ही अंदर नेविगेट करने के लिए काम में आते हैं और टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या कहा जाता है इन बैक वाटर्स ऑफ केरला को या मालाबार कोस्ट को? कायल। ठीक है, इतनी खूबसूरती है इनकी कि हम इनके कायल हो गए, याद रहेगा। चलिए, फिर एक फीचर है बोट रेस। इन्हीं बैक वाटर्स में देखो ये बोट रेस हो रही है। एक बहुत फेमस बोट रेस होती है जो नेहरू ट्रॉफी के लिए की जाती है। जो जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी मिलती है और इस बोट रेस को वालमकली कहते हैं और ये केरला के कायल्स में ही होती है, पुन्नमदा में। ओके, नेहरू ट्रॉफी। चलिए, नाउ मूविंग ओवर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये प्लेन्स किसके बीच में होंगे? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में होंगे। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट्स में स्ट्रेच होते हैं? तो देखो, वेस्ट बंगाल का हिस्सा आता है थोड़ा, फिर उड़ीसा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया और तमिलनाडु आ गया, राइट। ओके, जो वेस्टर्न प्लेन्स थे वो कौन कौन से स्टेट में आ रहे थे? जल्दी से बताओ, उसमें मैंने मेंशन नहीं किया ना। वेस्टर्न प्लेन्स गुजरात, ओके, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का भी थोड़ा सा हिस्सा उधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये वाले वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ब्रॉडर देन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स नैरो थे, ईस्टर्न घाट्स ब्रॉड होते हैं। इनको एमर्जेंट कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनकी हाइट ज़्यादा है। कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है इनकी, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है उसके जो सेडिमेंट्स या जो उसका हिस्सा है वो अंदर तक, समुद्र के कितनी दूर तक जाता है, लैंड कितनी दूर तक अंदर जाता है, तो अप टू 500 किलोमीटर्स जाता है। इसलिए नेचुरल हार्बर्स वगैरह यहाँ नहीं बनते। शिप्स पास तक नहीं आ पाएंगी ना कोस्ट के। जहाँ पानी जितनी अंदर तक आएगा लैंड के, वहाँ तक ईजी होगा हार्बर्स बनना, पोर्ट्स बनना। जितना लैंड पानी में दूर तक जाता है उतना हार्बर नहीं बन पाता, और इसीलिए इसको एमर्जेंट कोस्ट बोलते हैं। ज़्यादा उठी हुई है, पानी में दूर तक लैंड रीच है, और इस वजह से हार्बर्स एंड पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। लेस पोर्ट्स और हार्बर्स यहाँ होते हैं। यहाँ नदियाँ जो है मेन वो कौन सी थी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हमने पढ़ी थी। ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं और डेल्टास बनाती हैं। ओके, ये देख लीजिए, ये वाला साइड। ओके, अब देखो, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट आ गया। ओके, सो सबसे पहले आते हैं उत्कल प्लेन्स। हाँ, उत्कल प्लेन वो हिस्सा है बेसिकली जो यहाँ उड़ीसा से स्टार्ट हो रहा है और उड़ीसा में ही ख़त्म हो जाता है। ये नदियों का जो डेल्टा वाला एरिया है ना, जो हमने पढ़ी थी महानदी, है ना, महानदी, और उसके ऊपर ब्राह्मणी पढ़ी थी। तो यहाँ महानदी, ब्राह्मणी, इनके और बैतरानी या बैतरानी रिवर, इनका जो पूरा डेल्टा एरिया है ना, उस जगह को बोलते हैं उत्कल प्लेन्स। ओके, सो उत्कल प्लेन्स आर इन ओडिशा, इंक्लूड्स डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, ब्राह्मणी एंड बैतरानी रिवर। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है उत्कल प्लेन्स? देखो, उत्तर साइड में है ना, ईस्टर्न के थोड़ा सा उत्तर वाले हिस्से में, तो आप उत्कल ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिलिका लेक पड़ती है। महानदी के साउथ में, महानदी बेसिन के साउथ में पड़ती है। ओके, और महानदी डेल्टा के, नॉट बेसिन के, डेल्टा के, और इसको बोलते हैं चिलिका लेक, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इसलिए उत्कल प्लेन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉर्दर्न सरकार। ओके, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज नॉर्दर्न सरकार्स। तो इसका देख लीजिए, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में पड़ता है। महानदी और गोदावरी के बीच वाला जो हिस्सा होगा, सो ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर के और ये वाला जो हिस्सा है, ओके, दीज आर कॉल्ड कौन से? नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार। ओके, सो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिटवीन महानदी एंड गोदावरी। और इससे आप नीचे वाला हिस्सा ये देख लोगे तो ये आ जाता है आपका कोरोमंडल कोस्ट। ओके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है, ड्रेन्ड बाय कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ पे कृष्णा कावेरी नदियाँ ड्रेनेज करती हैं। सो बेसिकली 3 पार्ट में हमने ईस्टर्न कोस्ट का डिवीजन देख लिया, कोस्टल प्लेन्स का। उत्कल प्लेन्स आ गए, उसके बाद में नॉर्दर्न सरकार आ गए, फिर तीसरा कोरोमंडल कोस्ट आ गया। उत्कल प्लेन्स ओडिशा में है, जहाँ महानदी, ब्राह्मणी या बैतरानी नदी डेल्टा बनाती है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था? चिलिका लेक थी। उसके नीचे क्या आ गया? हाँ, नॉर्दर्न सरकार आ गया। कौन से स्टेट में है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है।
ठीक है, और महानदी और गोदावरी के बीच वाला हिस्सा हो गया। और तीसरा कौन सा है, कोरोमंडल, जहाँ पे कृष्णा कावेरी आएंगी और ये आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु वाला हिस्सा कवर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कमिंग ओवर टू दी आइलैंड्स। ठीक है, प्लेन्स भी कंप्लीट हो गए, अब आइलैंड्स देख लेते हैं फटाफट से। देखो, दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इंडिया के, एक आते हैं अरेबियन सी में, एक आते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो स्टार्ट करते हैं बे ऑफ बंगाल से। ये इधर जो आपको दिखेंगे, पता ही है वैसे आपको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना। सो इन बे ऑफ बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पढ़ते हैं। जो ऊपर वाला है इसको अंडमान आइलैंड बोलते हैं, जो नीचे वाले इनको निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। ओके, ये देखो ये दो डिवीजन हो रखे हैं। सो दीज आर अंडमान्स एंड द साउथ वंस आर निकोबार। ये इन दोनों के बीच में ना सेपरेशन है। ये जो सेपरेशन आप देख रहे हो, ये 10 डिग्री चैनल, इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमने इंक्लूड कर दिया है। 10 डिग्री चैनल से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हिच चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, सो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर 10 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से जाता है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। लोकेशन देख लो पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ, ओके, एंड 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट में ये फैले हुए हैं। सो 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 92 से 94 डिग्री ईस्ट में स्प्रेडेड है। हाँ, कुछ लोग या कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये अलग से आइलैंड्स नहीं है, ये जो सबमरीन माउंटेन्स होती हैं, जो अंदर ही अंदर माउंटेन्स बनी हुई होती हैं, राइट, उन्हीं के बाहर निकले हुए पीक्स हैं और वो आइलैंड की तरह से दिखते हैं। सो सम बिलीव दैट दे आर एलिवेटेड सबमरीन माउंटेन्स। ओके, चलिए अब एक और दो पॉइंट्स जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि नेम द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, है ना। अकेला एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में कहाँ पर है, आंसर इज बैरन आइलैंड, और ये निकोबार आइलैंड में पड़ता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, जहाँ कोई नहीं हो, खाली। तो ऑब्वियसली यहाँ एक्टिव वॉल्केनो है तो खाली होगा, इससे आप बैरन याद रखिए। और निकोबार में नहीं जाना है यहाँ पे, निकोबार। ओके, देन जो पूरा अंडमान एंड निकोबार है वो बेसिकली 572 आइलैंड्स और आइलेट्स से बना हुआ है। आइलैंड थोड़े बड़े होंगे, आइलेट्स छोटे छोटे होते हैं। सो टोटल कितना काउंट है आइलैंड और आइलेट्स का, 572 काउंट है। और जिसमें 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको हम कहते हैं रिचीज आर्चिपेलागो एंड बेबरिंथ आइलैंड। ठीक है, रिची एंड, रिचा मैम से रिची याद रख लो, और बेबरिंथ, और रिचा मैम की बेबी है, सो बेबरिंथ आइलैंड। ओके, या बेबायरिंथ भी बोलते हैं। इनको फटाफट से देख लेते हैं। देखो, ये थे अंडमान एंड निकोबार, जिसमें ये अंडमान आ गए, ये निकोबार आ गए, और ये बीच में 10 डिग्री चैनल आ गया। अब इसको फर्दर देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है रिची आर्चिपेलागो या आर्किपेलागो, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये लेबायरिंथ आर्किपेलागो है। ओके, आइलैंड्स या आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको आर्चिपेलागो या आर्किपेलागो बोलते हैं। ठीक है, सो ये रिचीज आर्चिपेलागो या पेलागो, एंड दिस इज बेबरिंथ। ओके, रिचीज आर्चिपेलागो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये अंडमान है और पास में जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, लोकेशन दिख गई दोनों की, अब याद आई थिंक हो जाएगा। चलो मूविंग ओवर टू लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो देखो, बे ऑफ बंगाल वाला कर लिया। अब ये इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी में जो आइलैंड्स पड़ते हैं उनको लक्षद्वीप आइलैंड्स बोलते हैं। एंड दे आर स्कैटर्ड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री से 12 डिग्री तक फैले हुए हैं, और 71 टू 74 ईस्ट तक स्प्रेडेड है। तो ये इनकी लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन हो गई। टोटल 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो 572 थे, बहुत सारे थे, उसमें आइलैंड्स भी थे छोटे छोटे बहुत इंक्लूडेड। ये 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं और 11 इनहेबिटेड है, यानी 11 पे लोग रहते हैं, बाकी इनहेबिटेड नहीं है। मेजरली कोरल डिपॉजिट से बने हैं, मूंगों की चट्टानों से ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें केरला कोस्ट से कितने दूर हैं, तो करीब 280 से 480 किलोमीटर दूरी में ये फैले हुए हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। और इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड को 11th डिग्री चैनल या 11 डिग्री चैनल डिवाइड करता है या बाइफर्केट करता है। ठीक है, 11 डिग्री चैनल, अगेन क्या है 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो वो इसके बीच में से गुजरता है और इसको 2 पार्ट में वर्चुअली डिवाइड करता है।
ओके, मिनिकॉय देख लीजिए, दिस इज मिनिकॉय आइलैंड, ये सबसे सदर्न मोस्ट और सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का, ठीक है। सो नदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट आइलैंड, और एनसीईआरटी क्लास 11 के हिसाब से 453 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है मिनिकॉय का। ओके फाइन, अब देख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। सो योर डेजर्ट, योर प्लेन्स एंड योर आइलैंड्स आर ओवर। अब जब हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पढ़े थे ना, तो एक पॉइंट ऐसा था जिस पे क्वेश्चन बन जाते हैं और जो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। सो ये देख लीजिए, पहले तो वो करेक्शन मैंने आपको बता दिया था कि जो ऊटी है वो ईस्टर्न घाट्स में नहीं है, वो वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को लोकली अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो कौन से नेम्स हैं जल्दी से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से बुलाते हैं इनको, सह्याद्री तो हमने पढ़ा था। अब कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स से नाम से जाना जाता है, नीलगिरी, ठीक है। और केरला के अंदर अनामलाई और कार्डमम हिल्स, बेसिकली ये अलग अलग रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट्स की। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट की कौन सी रेंज केरला में पड़ती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कार्डमम हिल्स कौन से घाट्स में पड़ती है, वेस्ट में या ईस्ट में। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसीलिए इंक्लूड किया है। सो अनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स आर इन द केरला, ओके। वेस्टर्न घाट्स का ही एक रेंज है इन केरला, अनामलाई एंड कार्डमम। नीलगिरी कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड सह्याद्री इन महाराष्ट्र। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, इसलिए कोई टेक्निक हम नहीं डालेंगे। अब ईस्टर्न घाट्स की भी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो इनमें से 2-3 नाम दे दिए और एक वेस्टर्न घाट की हिल्स दे दी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको नाम जानना जरूरी है। जावादी हिल्स, पालकोंडा, नालमला एंड महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो मैंने आपको बताया था रेंजेस सबसे हाईएस्ट है इन ईस्टर्न घाट्स। तो जप नाम से आप चाहो तो याद रख लो, वैसे आप सीधे भी याद रख सकते हो, ठीक है। सो जप नाम ईस्टर्न घाट्स, जप नाम जावदी, पालकोंडा, नलमदा और महेंद्रगिरी, जप नाम, ओके। और ये आपने देख ही ली। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं, कई बार सवाल आ रखा है। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बेस बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट बातें कवर करने के लिए ये वाला पूरा वीडियो सीरीज जो था मेरे हिसाब से ठीक है। इसके बाद फर्दर डिटेल स्टडी तो कभी खत्म नहीं होती, आप करते रहिए, राइट। सो विद दिस वी एंड द क्लास हियर, और जल्दी ही मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। टेक केयर, बी हैप्पी।